हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं गरिमा राठौड़ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं ऑन श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा मैं आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री एजुकेटर हूं और हम लोग हमारी केमिस्ट्री 12th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर विलियन कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है। आई होप आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा बहुत न्यू फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन। ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आप इसमें भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो तैयार हैं सभी हमारे न्यू चैप्टर के लिए जिसका नाम है विद्युत रसायन। ठीक है, हम लोग मूव करेंगे टू द नेक्स्ट चैप्टर विद्युत रसायन। क्लियर एवरीबडी। चलिए बेटा, ये जो विद्युत रसायन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस चैप्टर में जो ये दो शब्द हैं इन दोनों को आपको रिलेट करना है विद द वर्ड विद अ वर्ड जिसका नाम है वैद्युत रसायन। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे वैद्युत और रसायन, इन दोनों शब्दों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन इन दोनों में हमें विद्युत और रसायन में, रसायन विज्ञान और विद्युत ऊर्जा में क्या संबंध हो सकता है वह भी डिटेल में यहाँ पे स्टडी करना है। क्लियर है सभी को बात। तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यू चैप्टर विद्युत रसायन। देखो बेटा, विद्युत रसायन जो नाम है, जब आप इस चैप्टर में अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी बात, जब भी विद्युत रसायन की बात की जाती है तो आपको ध्यान रखना है हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन से संबंधित करना है। रिडॉक्स रिएक्शन मेरे ख्याल से आपको ध्यान है। रिडॉक्स रिएक्शन मिलके, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन, अपचयन मतलब रिडक्शन, और ऑक्स जो वर्ड आया है वो आया ऑक्सीकरण से, यानी ऑक्सीकरण। रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ में संपन्न होते हैं। उन सभी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो बेटा विद्युत रसायन जो चैप्टर है पूरा कहाँ घूमता है, रिडॉक्स अभिक्रियाओं के आर पार घूमता है। आप लोगों को मैं रिडॉक्स रिएक्शन भी समझा दूंगी साथ साथ में, क्लियर है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ। यदि हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को संबंधित करना चाहते हैं तो इन्हें आपस में संबंधित करने के लिए हमें किसी इकाई की, किसी युक्ति की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है बात। यानी यदि हम विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे ही नहीं है कि जादू से हो जाएगा, नहीं। उसके लिए हमें एक युक्ति, एक डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा और उस डिवाइस को हम कहेंगे सेल। क्लियर है बात। क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो सेल के बारे में पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ बातें जो ज़रूरी है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे जो पहले प्रकार का सेल हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल की। विद्युत अपघटनी सेल की पहले परिभाषा देखेंगे और फिर इसके चित्र की सहायता से डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा क्या लिखा गया है, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक प्रक्रम की रासायनिक ऊर्जा, ध्यान देंगे सभी, रासायनिक ऊर्जा की बात हो रही है, के मध्य संबंध तथा उनका एक दूसरे में अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं विद्युत रसायन कहलाती है। क्लियर हो रही है बात। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा में किसी एक रिएक्शन में जो भी कन्वर्जन हो रहा है, जो भी रूपांतरण हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है और होने वाले रूपांतरण से हम क्या समझ रहे हैं, हमें उसे अच्छे से समझ लेना है। उसी ब्रांच को हम क्या कहेंगे, विद्युत रसायन कहेंगे। आगे देखते हैं बेटा, एक विद्युत रासायनिक साधन जिसे हम क्या कह रहे हैं, डिवाइस कह रहे हैं, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ये बात आपको मैंने बता दी है पहले कि हम यूं ही विद्युत रसायन जो ब्रांच है केमिस्ट्री की उसका अध्ययन नहीं कर सकते, हमें किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी और वो डिवाइस क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। यदि हम पूछ लेते हैं कि सेल का क्या तात्पर्य है, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि किसी भी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में यदि हमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को अंतर परिवर्तित करना हो तो वह युक्ति क्या कहलाएगी? सेल कहलाएगी। क्लियर है बात? छोटी सी परिभाषा है सेल की। आगे देखते हैं। वह रासायनिक युक्ति अथवा साधन जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए पहले जो बात बताई है वह सिर्फ सेल से संबंधित बताया है कि सेल किसे कहते हैं। ठीक है, सेल का मतलब क्या है? विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कहाँ होगा? सेल में होगा। ठीक है, मैंने दोनों बातें, दोनों प्रकार की ऊर्जा का अंतर परिवर्तन बता दिया है। लेकिन यदि स्पेसिफाई कर दे, यदि यह बात स्पेसिफाई कर दे कि नहीं भाई आपको रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करना है विद्युत ऊर्जा में, दिख रहा है क्लियर? क्या करना है? रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करना है विद्युत ऊर्जा में, तो उस युक्ति को हम क्या कहेंगे? गैल्वेनी सेल, या फिर इसका एक और नाम है बेटा वोल्टेक सेल। क्लियर है बात? यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जिस सेल में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? या तो वोल्टेक सेल कहेंगे या गैल्वेनी सेल कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो गैल्वेनी सेल किसे कहते हैं? उत्तर आपके सामने है, ध्यान से सुनेंगे सभी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए। जिस रासायनिक साधन अथवा युक्ति के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट बता रही हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। क्लियर है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यदि परिवर्तित करना है तो भी मुझे एक युक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन उस युक्ति को गैल्वेनी सेल नहीं बल्कि क्या कहेंगे? ये देखिए विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो गैल्वेनी सेल क्या करता है? अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा की सहायता से विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराता है। गैल्वेनी सेल क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। उसके उल्टा यदि बात हो विद्युत अपघटनी सेल की, तो इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा की सहायता से, क्लियर है, विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करवाई जाती है। तो विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल ये दोनों क्या है? ये विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार हैं। अंडरस्टूड? इन दोनों में हम अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का अंतर परिवर्तन करते हैं। किस तरह से करेंगे सब डिटेल में बताया जाएगा, अभी हम सिर्फ परिभाषाएं देख रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है हमें यहाँ पे। विद्युत अपघटनी सेल में एक विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत धारा प्रवाहित करके एक अस्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या मतलब है इस शब्द का? देखो अपघटन का मतलब क्या है? टूटना। अपघटन मतलब अपने घटकों में टूट जाना, वियोजित हो जाना। लेकिन आप ध्यान दो बेटा, अगर आप किसी भी पदार्थ को वियोजित करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, छोटा सा एक चौक का टुकड़ा भी है जिसे आप तोड़ना चाह रहे हैं दो पीसेस में, तो क्या बिना किसी ऊर्जा के, बिना किसी फोर्स के वो पॉसिबल होगा? नहीं होगा। यानी यदि आपको अपघटन करवाना है, यानी किसी चीज को वियोजित करना है, तो आपको किसी ना किसी प्रकार की ऊर्जा अवेलेबल करवानी पड़ेगी। ऊर्जा होनी चाहिए आपके पास, तभी आप अपघटन की प्रक्रिया संपन्न करवा सकते हैं। क्योंकि अभी हम इस चैप्टर में विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस सेल में
अपघटन करवा रहे हैं। किसका? कुछ विशेष प्रकार के विलयन का। तो यदि मैं विलयन को वियोजित करना चाहती हूँ तो मुझे वहाँ पर भी स्पेसिफिक प्रकार की ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वह ऊर्जा कौन सी होगी? विद्युत ऊर्जा। क्योंकि ध्यान से सुनेंगे सभी, क्योंकि विद्युत अपघटन के लिए विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा की सहायता से पदार्थों का अपघटन करवा देना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। अब विद्युत अपघटन करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? पहली मैंने आपको बता दी, आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी जो कि होगी विद्युत ऊर्जा। क्लियर है? इसके अलावा किस बात की जरूरत होगी? आपको कोई विलयन आपको लेना पड़ेगा। विद्युत अपघटन कराओगे किसका? विद्युत की सहायता से किसे वियोजित करोगे? कोई पदार्थ तो होना चाहिए आपके पास, वही पदार्थ क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य। क्लियर है बात? जो विलयन आप उपयोग में लेंगे उसे हम कहेंगे विद्युत अपघट्य। क्लियर है? तो विद्युत अपघट्य क्या है? वह विलयन है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके हम क्या करते हैं? उसे वियोजित करते हैं। क्लियर है बात? और ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? विद्युत अपघटन कहलाती है। क्लियर है बात? जब हम बाहर से कोई ऊर्जा अवेलेबल करा रहे हैं, चाहे वह विद्युत ऊर्जा के रूप में ही है, तो हम क्या करवा रहे हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं। वह अभिक्रिया, ध्यान रखना 11 का कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो अभिक्रिया जो अपने आप संपन्न नहीं हो सकती, बल्कि हमें बाहर से ऊर्जा अवेलेबल करानी पड़ती है, मुहैया करानी पड़ती है। उन सभी अभिक्रियाओं को, उन सभी प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं? अस्वतः, या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में आपको वर्ड मिलेगा अस्वतः प्रवर्तित, अस्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं। ठीक है? अ वर्ड लग गया, मतलब अपने आप से नहीं हो सकने वाली अभिक्रियाओं को यदि हम संपन्न कराना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। विद्युत ऊर्जा दी तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन। क्लियर है बात? तो आपने क्या देखा है? विद्युत अपघटनी सेल के बारे में देखा है, जिसमें हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करवाते हैं, विद्युत ऊर्जा की सहायता से करवाते हैं। विद्युत उस सेल में हम क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य नाम का कोई विलयन भरते हैं। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से छोटे छोटे वर्ड्स जो है आप पिकअप कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, रिलेशन कर पा रहे हो। अभी भी अगर कुछ डाउट है तो चित्र की सहायता से ये बातें और अच्छे से समझ आ जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हमें इसके बाद हमें कौन सा टॉपिक करना है? क्लियर है अभी तक बात? ओके, तो बेटा आगे देखिए। एक विद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र में 2 धातु इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ध्यान से देखिए, मैं संरचना समझा रही हूँ, आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी, पहले सुन लीजिए अच्छे से क्या बात है इसमें। एक विद्युत अपघटनी सेल हमने लिया है, अब हम उसे देख रहे हैं कैसा दिखता है वो। तो उसमें क्या होता है? एक पात्र होता है, उस पात्र में कोई भी 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्लियर है? समझ आ रही है बात? देखो आगे, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या गलित विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड के बाह्य सिरों को एक बैटरी से जोड़ते हैं। क्लियर हो रही है बात? हमने क्या किया? एक पात्र ले लिया, चलो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती रहती हूँ साथ साथ में। ये ले लिया हमने एक पात्र। क्लियर है? पात्र में मैंने क्या डाल दिया? पात्र में आपने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? विद्युत अपघट्य हमें लेना है, तो ये मैंने इसमें कोई भी मेरा मनपसंद विद्युत अपघट्य यहाँ पे डाल लिया। विद्युत अपघट्य का क्या मतलब है? वह विलयन जो विद्युत धारा की उपस्थिति में अपने आयनों में, अपने घटक आयनों में या फिर अपने घटकों में वियोजित हो जाए, वह क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य कहलाएगा। सभी प्रकार के विलयन विद्युत अपघट्य नहीं होते हैं, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। क्लियर है बात? तो ये मैंने पात्र लिया, उसमें मैंने विद्युत अपघट्य का विलयन भर लिया और मैंने इसमें लगा दी 2 धात्विक छड़ें। ये देखिए, एक छड़ यहाँ पर है और ये रही दूसरी छड़। इतना ही तो पड़ा है, तो ये मैंने आपके सामने चित्र बना दिया।
क्लियर है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो दोनों छड़े हैं इनको विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन तो पूरा करना पड़ेगा, सर्किट पूरा बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को जोड़ देती हूँ बैटरी से। तो ये देखिए यहाँ पे ले ली वायर, यहाँ पे मैंने दूसरा वायर ले लिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। ये आ गई आपकी बैटरी। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात। ये हो गया आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है बात। इस तरह से हमने ये जो छोटा सा फिगर देखा, ये किसका देखा है बेटा, विद्युत अपघटनी सेल का। क्लियर है। तो क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल में, एक पात्र में दो धातु के इलेक्ट्रोड और पात्र में हम किसी वैद्युत अपघट्य का विलयन भरते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के माध्यम से जोड़ते हैं, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई है चित्र के माध्यम से, सेल समझ आया। ओके, आगे देखिए, विद्युत अपघट्य में जिस इलेक्ट्रोड की ओर से विद्युत धारा का प्रवेश होता है उसे धनाग्र, क्लियर है, उसे धनाग्र या एनोड कहते हैं, तथा जिस इलेक्ट्रोड की ओर से निष्कासन होता है उसे ऋणाग्र अथवा कैथोड कहते हैं। क्लियर हुई बात। मैं अभी आपको पिक्चर की सहायता से, इस फिगर की सहायता से और समझा देती हूँ। क्या लिखा गया है, जिस इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा का प्रवेश हो रहा है, हम सभी को पता है, आप लोगों को भी पता है कि बैटरी जो है वहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होता है, लेकिन परिपथ में सर्किट में कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मैं ये एरो बना देती हूँ, ये आई धारा, ये आई और ये चली गई इलेक्ट्रोड पे। क्लियर है। तो ये कैसा होगा, ये बनेगा मेरा धनाग्र, और धनाग्र को मैं क्या कहूँगी, एनोड कहूँगी। लिख दूँ यहाँ पे एनोड। समझ आ रहा है फिगर। ओके, आगे देखिए, और जहाँ से निष्कासन हो रहा है, धारा यहाँ से होती हुई विलयन से पास होके इस वाले कैथोड पर जाएगी, इलेक्ट्रोड पर जाएगी, और फिर यहाँ से बाहर निकलेगी कि नहीं। तो यहाँ से निष्कासन हो रहा है, जहाँ से निष्कासन होगा उसे क्या कहेंगे, ऋणाग्र कहेंगे, और ऋणाग्र का नाम है कैथोड। इतनी बात क्लियर है। चित्र की सहायता से एनोड किसे कहेंगे, कैथोड किसे कहेंगे बता दिया आपको। क्यों कहेंगे वो बात भी क्लियर है। जिस तरफ से विद्युत धारा एंटर कर रही है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनेगी, यानी एनोड बनेगी। जहाँ से विद्युत धारा विलयन से होती हुई वापस चली गई उसे हम क्या कहेंगे, ऋणाग्र या कैथोड। क्लियर है। आई होप सभी को समझ आ रहा है। फिगर बहुत सिंपल है। आगे देखिए, विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों की ओर अभिक्रिया को संपन्न किया जाता है। क्लियर है बात। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अंडरस्टूड। फिर से देख लो, तो हमने जब विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित की है तो जो विलयन है, जो भी हमने यहाँ पे विद्युत अपघट्य का विलयन भर लिया है, उसमें क्या होगा बेटा, उसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी जो अपने आप से नहीं हो पा रही थी। क्लियर है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, अस्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं। क्लियर हो गई बात। आई होप ये फिगर आपको समझ आ गया अच्छे से। एनोड कैथोड क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। देखिए, एक विद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र में दो धातु इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, वही बात है। विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या गलित विद्युत अपघट्य में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये बात भी हम कर चुके हैं। और एक इलेक्ट्रोड को धनाग्र या एनोड कहते हैं, दूसरे को ऋणाग्र या कैथोड कहते हैं। इतनी बात आपको पता है। चित्र के माध्यम से भी मैंने ये बात एक्सप्लेन कर दी है। आई होप अब तक क्लियर है। आगे देखिए, जब हमने सारा कनेक्शन कर दिया, बैटरी से भी जोड़ दिया, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी, थोड़ा सा ये बात देखिए आप लोग। विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर लगाने पर
क्लियर है। दोनों जो इलेक्ट्रोड ली थी हमने अलग अलग, उनके बीच में मैंने बैटरी जोड़ दी। तो बैटरी क्या करती है, विभवांतर क्रिएट करती है, विभव का अंतर क्रिएट करती है। ठीक है, बैटरी जैसे ही जोड़ी वैसे ही विभवांतर डेवलप हो जाएगा और उसके पश्चात क्या होगा, देखिए क्या होता है, विद्युत अपघट्य के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन करते हैं। अंडरस्टूड। जैसे ही बैटरी लगाई, बैटरी का काम था विभव का अंतर उत्पन्न करना, विभव अंतर उत्पन्न हुआ जिसके कारण से विलयन जो मैंने लिया था पात्र में, उसमें अभिक्रिया स्टार्ट हुई। जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट हुई तो उस अभिक्रिया में क्या होता है, दो आयन बनेंगे और आयनों का अभिगमन। आयन जब बन जाएगा तो वो मुक्त है पूरे विलयन में घूमने के लिए। जब तक आयन नहीं था तब तक विलयन था, वो बंधा हुआ था। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करी, समझ आ रही है बात, विद्युत धारा पास करते ही आयन बन गए और आयन अब फ्री है कहीं पर भी जाने के लिए। लेकिन जाएंगे कहाँ, किधर आ जाएंगे, तो इसके लिए भी ये बात मैंने आपको यहाँ पे क्लियर की है, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं, यानी धन आयन ऋणाग्र की ओर और ऋण आयन धनाग्र की ओर अभिगमन करते हैं। क्लियर है। और अपना आवेश इन इलेक्ट्रोडों को त्याग देते हैं। क्लियर हुई बात सभी को। तो बेटा ये बात तो बहुत अंडरस्टूड है। यदि आयनों का निर्माण हो गया है और होगा भी, हम सेल का अध्ययन कर ही क्यों रहे हैं, हमें सेल में हमारी अभिक्रिया संपन्न करवानी है। कौन सी अभिक्रिया, जो अपने आप से नहीं हो पा रही है, अस्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया करवानी है। क्लियर है। उसके लिए हमने क्या लिया, सेल लिया। इतनी बात समझ आ गई है, विद्युत अपघटनी सेल लिया। जिस अभिक्रिया को संपन्न करवाना है वो विलयन उसमें भरा, दो इलेक्ट्रोड लगाए, बैटरी लगाई, स्विच ऑन किया, विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। विद्युत ऊर्जा दे दी हमने। अब विद्युत ऊर्जा की सहायता से विलयन में क्या होगा, आयनों का निर्माण। आयन कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। क्लियर है। तो जब भी धनायन बनेगा, धनायन अपने आप से अट्रैक्ट हो जाएगा कैथोड की ओर, और जब भी ऋणायन बनेगा अपने आप बनने के साथ वो कहाँ चले जाएगा, कहाँ चले जाएगा, एनोड की ओर चला जाएगा। क्लियर है। आप इस बात को इस तरह से भी याद रख सकते हो। ऋणायन का नाम है एनायन। एनायन में पहले क्या आ रहा है, एन, और एनोड में भी पहले क्या आता है, एन। तो एन आयन कहाँ जाता है, एनोड की ओर जाता है। बाकी कौन बच गया, कैथोड। क्या तो कैथोड की तरफ कौन जाएगा, धन आयन जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। आई होप धनायन और ऋणायन का अभिगमन इलेक्ट्रोडों की ओर किस प्रकार है, हो रहा है, ये बात आपको अब समझ आ गई है। क्लियर है बेटा। चलिए आगे मूव करते हैं। तो यदि मैं बात करती हूँ कि मेरे पास विद्युत अपघट्य के रूप में है ए बी का विलयन, ठीक है, ए बी का विलयन है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये अपने आयनों में वियोजित होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। यदि ए बी का विलयन विद्युत अपघट्य प्रकृति का है, यानी विद्युत धारा की उपस्थिति में वियोजित हो सकता है, तो अवश्य ही ये अपने आयनों में वियोजित होगा। तो देखिए यहाँ पर एक आयन बन रहा है ए प्लस और दूसरा आयन बन रहा है बी माइनस। क्लियर है, क्या बन गया, बी माइनस। ठीक है, एक धनायन बन गया और बी के रूप में हमें मिल गया ऋण आयन। क्लियर है। अब विद्युत अपघट्य में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है और आयन बनने के साथ ही उनका अभिगमन शुरू हो जाता है। अभिगमन के लिए देखिए, धनाग्र की यदि बात करते हैं तो हमें पता है, अभी अभी हम ये बात पढ़ चुके हैं, धनाग्र पे कौन गमन करता है, ऋण आयन। तो ऋण आयन कौन है बेटा, बी माइनस है, ये बी माइनस आया, कहाँ गया, ऋणाग्र पर गया। अब माइनस होने के कारण इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही वहां पहुंचेगा अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और किसमें परिवर्तित हो गया, परमाणु में, बी में परिवर्तित हो गया। बी माइनस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया और बी में कन्वर्ट हो गया। आगे देखिए, ऋणाग्र
एक और इलेक्ट्रोड थी ऋणाग्र, उस पर कौन जाएगा, धनायन का प्रवाह अपने आप उसकी तरफ होगा। अब धनाग्र पे कौन सा निशान है, कौन सा आवेश, पॉजिटिव आवेश, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो B माइनस ऋणायन ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था ऋणाग्र पर, वह कौन ग्रहण कर लेगा, कौन ग्रहण कर लेगा, हमारा धनायन उसे ग्रहण कर लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इसने अट्रैक्ट किया, ग्रहण किया, और A+ ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो गया, परमाणु में परिवर्तित हो गया। B इलेक्ट्रॉन त्याग कर परमाणु में परिवर्तित हुआ है, जबकि A इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन परमाणु में परिवर्तित हुआ है। आगे देखिए, सेल के बाहर से ऋणाग्र पर B- द्वारा त्याग इलेक्ट्रॉन धनाग्र से ऋणाग्र पर बंधित तार की सहायता से पहुंच जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे B ने दिया था, कहाँ, धनाग्र पर, लेकिन ग्रहण किसने किया है, A ने ग्रहण किया है ऋणाग्र पर। तो धनाग्र से ऋणाग्र पर कैसे गया, मैं आपको फिर एक पिक्चर से बता देती हूँ। ये हमने ली फिर से पिक्चर, और यहाँ पे मैंने ले लिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये मैंने ले लिया नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये देखिए जी, ये हमने तार से बनाया हुआ है कनेक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से होता हुआ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होता हुआ तार के माध्यम से यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पर उसे ग्रहण कर लिया जाता है। फिर से देखिए आगे, ऋणाग्र पर धनावेशित A+ को उदासीन कर देता है। कौन, इलेक्ट्रॉन पहुंचा वहां पर, और यहाँ पे कौन बैठा था, धनाग्र पर कौन बैठा था, हमारा A+ बैठा था। यहाँ पर A+ यहाँ पे अपने आप आकर्षित होकर इधर जा रहा है ऋणाग्र की ओर, वहां पर इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया और उदासीन परमाणु में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार परिपथ पूर्ण हो जाता है तथा विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। आयनों के द्वारा इलेक्ट्रोडों पर अपना आवेश समाप्त करने पर वे उदासीन परमाणु या अणु के रूप में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न हो जाते हैं। यह विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। समझ आई बात आप लोगों को, क्लियर है पूरी पिक्चर। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यहाँ से यहाँ हुआ और इसके पश्चात तार के माध्यम से संपूर्ण परिपथ में लगातार इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है, इसके कारण कौन डेवलप हो गया, विद्युत धारा जो है वो लगातार यहाँ पे बनी रहती है और विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलती रहेगी। अंडरस्टूड है। विद्युत अपघटन का मतलब आपको बता दिया है, विद्युत अपघटनी सेल का मतलब आपको बता दिया है, चित्र आपको समझा दिया है, दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड, दोनों प्रकार के आयन और उनका अभिगमन, यह भी आपको मैंने समझा दिया है। आई होप ये सब बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो विद्युत रसायन चैप्टर का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसे हम क्या कह रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल, वो हम आज डिस्कस कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सब रिवाइज करें। डायग्राम जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको क्लियर करें, पिक्चर बनाने की प्रैक्टिस करें, डेफिनेशन लर्न करें। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।